Hello, welcome student. Today we will understand next point from the chapter of rise of nationalism in Europe. बेटा इस चैप्टर में हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किए थे कि फ्रांस में रिवोल्यूशन हुआ था। तो उन्होंने जो फ्रांसीसी थे उनके अंदर नेशनलिज्म लाने के लिए उन्होंने सभी के लिए इक्वल राइट्स इम्पोज किए थे। फादरलैंड और स्टाइन्स जैसे वर्ड्स को यूटिलाइज किया था। उन्होंने अपना नेशनल फ्लैग बनाया था और जो फ्रीडम सैक्रिफाइड थे उनके लिए उन्होंने ऑथ या दूसरी प्रकार की उनकी स्तुति की थी। ऐसे करके हमने फ्रांस के अंदर स्टडी करने के बाद फ्रेंच रिवोल्यूशन में जब लोगों ने डिमांड किया था उसके बाद में वहाँ मोनार्की सिस्टम को अबोलिश किया गया। जैकोबिन कल्ब बने। कल्ब तो बहुत सारे बने थे बट सबसे स्ट्रॉन्ग जैकोबिन कल्ब था। उसके बाद में 1797 में हमने स्टडी की कि नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस के ऊपर अटैक किया और इन 1979 फ्रांस वाज कैप्चर्ड बाय नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने जब अपना दोबारा से मोनार्की सिस्टम उसने सेट किया तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वो अडॉप्ट कर ली जिसमें फ्रेंच रिवोल्यूशन के समय लोगों की डिमांड थी, जिसने उसने 1804 में उसको नेपोलियन कोड के नाम से जाना गया। और उसके बाद में जैकोबिन कल्ब ने दूसरी कंट्री में जा कर के लोगों को इंस्पायरेशन दिया। पहले तो वो लोग उनका सपोर्ट दे रहे थे बट उसके बाद में जैकोबिन कल्ब के लोगों ने जब उनको हरासमेंट किया दूसरी कंट्री के लोगों को तो उन्होंने उससे अपने आप को वहां से विड्रा करना शुरू कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम स्टडीज में कर रहे हैं बेटा द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में जो नेशनलिज्म आया है वो डिफरेंट टाइप से आया है। हमने अपने हिस्ट्री का 3rd चैप्टर स्टडी किया था, उसके अंदर नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में स्टडी की थी। तो उसमें हमने स्टडी की थी कि हमारे इंडिया में नेशनलिज्म अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट जो उनकी एक्टिविटी थी उसी को ही नेशनलिज्म नाम दिया गया, क्योंकि उनकी जो एक्टिविटी थी वो सभी की कॉमन थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट थे। तो हमारे इंडिया में जो नेशनलिज्म एस्टेब्लिश्ड हुआ वो डिफरेंट टाइप से हुआ, बट यूरोपियन कंट्री में डिफरेंट टाइप से नेशनलिज्म आया। तो बेटा ये चैप्टर आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और साथ में थोड़ा सा हार्ड भी है, बट यू हैव टू टेक इजीली। कैसे लेना है इसको इजीली? मैं जो पॉइंट्स आपको डिक्लेयर कर रहा हूँ उसको स्टेप टू स्टेप आप समझेंगे। उसके बाद में अपनी बुक की रीडिंग करने के बाद आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। इट्स ओके। तो कैसे हम पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करेंगे? देखिए, यूरोप के अंदर नेशनलिज्म लाने के लिए उस टाइम पे मोनार्की सिस्टम था। सबसे पहले रिवोल्यूशन इसमें फ्रांस में हुआ था, यूरोपियन कंट्री में। तो वहाँ पे जो राजा थे उनका एरिया ऑटोमेटिक अपने आप को वो इंक्रीज कर लेते थे, उनका डिक्रीज होता था, बार बार डिक्रीज हो जाता था, बार बार इंक्रीज हो जाता था, क्योंकि दूसरा जो राजा होता था वो उन पे अटैक करके उसकी लैंड को कैप्चर कर लिया करता था। ऐसे सिस्टम में उनके पास ना तो एक जैसे रूल्स होते थे, उनकी करेंसी थी वो चेंज हो जाती थी, अलग अलग एरिया के लोगों का अलग अलग अपना अपना बिलीव थे। ऐसे करके उनके पास सेम रूल रेगुलेशन ना होने की वजह से उनमें नेशनलिज्म की डेफिशिएंसी थी। बट जिस एरिया के ऊपर जो राजा राज करता था उसके अंदर नेशनलिज्म बस इतना ही था कि उस राजा के प्रति उनकी जो गहरी आस्था थी, जो बिलीव थे उसके अंदर, जो निष्ठा थी, उसी के आधार पर वो अपने आप को उस लैंड में या उस नेशन में अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते थे। यहाँ पे हैब्सबर्ग एम्पायर के बारे में
अब स्टडी करेंगे कि वहां पे रहने वाले जो एंशिएंट टाइम का एक एरिया होता था जो हैब्सबर्ग साम्राज्य के अधीन था, उसके अंदर बोलने वाले जो लोग थे, लैंग्वेज जिनकी उनके पास थी, वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज थे। ये भी नहीं है कि जिस एरिया में एक राजा राज करता है उनकी लैंग्वेज सेम हो, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज होती थी। उनके जो ये स्पिरिचुअल सिस्टम था वो भी डिफरेंट होता था। ऐसे करके उन लोगों की केवल और केवल एक ही कॉमन फीचर थी, वो थी राजा के प्रति उनके विश्वास या निष्ठा। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम स्टडी करेंगे बेटा, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। ये एरिस्टोक्रेसी क्या है बेटा? हमने फ्रांस के अंदर पढ़ा था कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उस टाइम पे उनकी जो सोसाइटी थी वो 3 कैटेगरी में बटे हुए थे। इसको फर्स्ट स्टेट्स, इसको सेकंड और इसको थर्ड स्टेट्स का नाम दिया जाता है। ये जो लोग थे ये एरिस्टोक्रेसी थे, यानी कि हाई सोसाइटी के लोग कह सकते हैं, जो राजा के प्रति, राजा के पास नजदीक होते थे। इनको किसी प्रकार का कोई टैक्स या कोई भी किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टीज नहीं होती थी। अब इन लोगों की जो आपस में कॉम्बिनेशन होता था वो हाई सोसाइटी के लोगों के साथ होता था। इनके साथ किसी प्रकार की इनकी कनेक्टिविटी नहीं, एज वेल एज पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल एंड मैरिज बेस पे या रिलेशनशिप में भी किसी प्रकार का एक दूसरे से कनेक्टिविटी नहीं थी। ये जो एरिस्टोक्रेसी थे इसको अबोलिश किया गया। हमने इसमें स्टडी की कि 14 जुलाई 1789 को जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उसके बाद में इनकी डिमांड केवल और केवल यही थी कि इन लोगों के पास जो टैक्स पे, फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के लोग टैक्स पे नहीं करते थे, इनको जो टैक्स पे करने का हैबिट नहीं है, यानी कि इनके पास इम्पोज नहीं होता है, उसको उस बैरियर को हटाया जाए और इनको भी टैक्स पे करने, फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के लोगों को भी टैक्स पे करने के लिए प्रेशर किया जाए। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में डिमांड की थी। उसके बाद में आफ्टर इनकी जो पॉलिसी थी उस पॉलिसी को इन्होंने इम्पोज किया, क्योंकि पार्लियामेंट है, यानी कि मोनार्की सिस्टम को अबॉलिश करके उन्होंने पार्लियामेंट सेट की, डेमोक्रेसी सेट की। और वो जो डेमोक्रेसी सेट की थी उसमें ये जो एरिस्टोक्रेसी थी इनका खात्मा हो गया। आफ्टर अबॉलिशन ऑफ डेमोक्रेसी इन यूरोप, फ्रांस क्योंकि ये यूरोप में ही है तो फ्रांस में भी हो गया था। फ्रांस से ही दूसरे कंट्री में भी इसी प्रकार से लोगों ने, जैकोबिन क्लब के लोगों ने दूसरी कंट्री में भी ऐसे ही किया था। तो जब इनका अबॉलिशन हो गया, एरिस्टोक्रेसी का खात्मा हो गया, तो उस टाइम यूरोप में ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, न्यू ग्रुप वर सेटअप। न्यू ग्रुप्स इट मीन्स जो उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रीज आ गई, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हो गई। तो इसको ग्रोथ करने के लिए जो प्रोडक्टिविटी थी उसको मार्केट में सेल करने के लिए बिजनेसमैन या दूसरे जो मर्चेंट थे वो नया ग्रुप आकर के सेट हुआ। इसके अंदर विशेष करके हम बता सकते हैं मिडिल क्लास में बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल, न्यू मिडिल क्लास में ये प्रोफेशनल और बिजनेसमैन ने अपना एक नया ग्रुप सेट किया। उस ग्रुप का नाम इन्होंने दिया मिडिल क्लास, यानी कि नया ग्रुप एक एस्टेब्लिश हो गया जब यहाँ पे इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोडक्टिविटी हो गई उसके बाद में, और उनको मिडिल क्लास का नाम दिया गया। इट्स ओके। इससे आगे का पॉइंट हमारे पास क्या आता है बेटा? वो आता है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर।
ये मिडिल क्लास के लोग हैं, इनको हम लिबरल बोल सकते हैं। अब ये लिबरल वर्ड क्या आ गया उसके बारे में सुनिए। इसी मिडिल क्लास जो हमने बिजनेसमैन, प्रोफेसर और दूसरे जो मर्चेंट थे, जो दूसरे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स, नया ग्रुप जो आ रहा था, उसको उन्होंने मिडिल क्लास के लोग, या इसी के अंदर एक नए आइडियाज इन लोगों के पास आए थे, उन्हीं को ही उन्होंने लिबरल बोला है। लिबरल जो वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज का है और लैटिन लैंग्वेज से निकल करके ये लिबरल बना है, जिसका मीनिंग होता है फ्री। यानी कि लिबरल लोग क्या चाहते थे? आजादी चाहते थे। इन्होंने अपने ढंग से स्ट्रगल किया और इन्होंने डिमांड की, फर्स्ट डिमांड पॉलिटिकल सिस्टम में की। पॉलिटिकल सिस्टम में इन्होंने डिमांड किसकी की? सफ्रेज की। सफ्रेज, इट मीन्स राइट द वोट। वोट डालने का अधिकार किसकी डिमांड थी? है मिडिल क्लास के लोगों की, यानी कि लिबरल की डिमांड थी। देखिए, हमने 9th क्लास में स्टडी किए थे कि वहां पे जब लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन किया था तो उनकी सोसाइटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव इट मीन्स जिनके पास प्रॉपर्टी होते थे उनको वोट डालने का राइट्स दिया गया था। प्रॉपर्टी इट मीन्स जिसके पास से धन होता था। जो आदमी अपने 7 दिन की वेजेस को टैक्स के रूप में पे कर देता था, केवल उन्हीं लोगों को वोटिंग का राइट्स होता था, कोई वोट डाल सकता था। इस प्रकार से उन लोगों ने डिमांड की कि हमें वोट का अधिकार मिले। किसने डिमांड की? लिबरल लोगों ने। लिबरल लोगों ने किसके लिए प्रयास किया? नेशनलिज्म के लिए प्रयास किया। ओके, अब उसके बाद में नेपोलियन बोनापार्ट आ गया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1797 में यूरोप के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था और 1909 तक उन्होंने फ्रांस को अपने अधिकार में ले लिया था। आफ्टर गेटिंग द फ्रेंच दे एक्सपेंडेड, या ही एक्सपेंडेड देयर एरियाज। उसने अपने एरिया को इतना ज्यादा स्टेब्लिश कर लिया, दूसरी कंट्री को अटैक करके इतना ज्यादा अपने आप में कैप्चर कर लिया कि उन्होंने 39 स्टेट्स जो जर्मन फेडरेशन की थी उनको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। वहां पे उन्होंने क्या किया कि ये जो वोट डालने का अधिकार था ये केवल मैन को दिया गया और वोमेन को यह अधिकार नहीं दिया गया। तो इन लोगों की डिमांड ये थी, जो फेडरल लिबरल थे, उनको राइट टू वोट डालने का अधिकार दिया जाए। सेकंड डिमांड इनकी थी इकोनॉमिक सिस्टम में। इकोनॉमिक सिस्टम में उनकी डिमांड क्या थी? फर्स्ट, फ्री मार्केट। यानी कि मार्केट में जो सप्लाई करते हैं हम, उसमें किसी प्रकार का भी दूसरों का प्रेशर नहीं होना चाहिए। सभी को फ्री मार्केट मिले अपना सामान को सेल करने के लिए। अब सेकंड डिमांड उनकी थी इकोनॉमिक सिस्टम में। They wanted to abolish of state imposed restriction। यानी कि जो एरिया इसने नेपोलियन बोनापार्ट के अधिकार क्षेत्र में आ गए, उनके अंदर
जो मैंने 39 स्टेट आपको बताई है उसमें एक स्टेट से क्रॉस करके दूसरे स्टेट में जाना होता था तो उसको हर जगह बैरियर लगता था। इस बैरियर को क्रॉस करके यहां तक पहुंचना होता था, यहां पे फिर बैरियर लग जाता था, यहां पे क्रॉस करके इसको पहुंचना होता था। हर बैरियर पे उनको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी। तो ये स्टेट की जो कस्टम इम्पोज्ड है या रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की हुई है उसको वो अबोलिश करना चाहता था, उन सभी को वो हटाना चाहता था कि ये बैरियर स्टेट के अंदर ना हो। जैसे लाइक हमारे पास हरियाणा से राजस्थान में से गुजरात और गुजरात से महाराष्ट्र, ऐसे अगर हम अपनी माल को लेकर के सप्लाई करने के लिए जाएंगे तो वो हर जगह उसको इन बैरियर्स को लेकर के कुछ टैक्स पे करना होता है। तो ऐसे वो स्टेट्स का में इम्पोज की हुई रिस्ट्रिक्शन को हटाना चाहते थे। और साथ में इस 39 स्टेट्स का जो जर्मन का महासंघ था उसमें करेंसी डिफरेंट करेंसी थी, उसको भी वो अबोलिश करना चाहते थे। कौन? लिबरल, इनकी डिमांड थी नेशनलिज्म लाने के लिए। अब इनके प्रयासों से जर्मनी का एक स्टेट था जिसका नाम था पर्शिया। जर्मनी का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेट था। इसी के प्रयासों से जर्मनी कंट्री एस्टेब्लिश हुई थी, यानी कि एक जर्मनी कंट्री बनी थी। तो जो जर्मनी की स्टेट थी पर्शिया, उसने प्रयास किया था किसके लिए? इन बैरियर्स को हटाने के लिए। और जो करेंसी थी इन स्टेट्स में, वो इस करेंसीज को कम करने के लिए, इन करेंसी की जो क्वांटिटी थी उसको कम करने के लिए पर्शिया ने प्रयास किया। 1834 में पर्शिया की पहल से कस्टम यूनियन बनी। और इस कस्टम यूनियंस का नाम दिया गया जालबेरी। इस जालबेरिंग कस्टम यूनियन का नाम जालबेरिंग दिया गया जो पर्सा ने बनाई थी। उसने 1834 में इसको एस्टेब्लिश किया, यानी कि सिस्टम को सेट किया। इन्होंने करेंसी को जो अप्रोक्सीमेटली 30 डिफरेंट टाइप की करेंसी यहां पे यूज होती थी, रिड्यूस द करेंसी फ्रॉम ओवर 30 to 2। तो जो करेंसी 30 थी, यानी कि 30 डिफरेंट टाइप की करेंसी जहां पे यूज होती थी इस एरिया के अंदर, उसको खत्म करके रिड्यूस करके उसकी संख्या 2 रख देना। 30 टाइप्स की जो करेंसी थी वो हटा दी। और ये बैरियर्स के लिए भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दिया। ट्रेन सिस्टम को सेट किया गया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इजी बनाया गया। इस एरिया के अंदर जब वो लोग क्रॉस करके अपनी माल की सप्लाई करने के लिए जाते थे तो हेम्सबर्ग से लेकर के न्यूरेमबर्ग तक उसको 11 कस्टम ड्यूटीज से पार करना होता था और हर बार 5% उसको टैक्स पे करना होता था। उनका मेजरमेंट और वेट का जो सिस्टम था वो भी डिफरेंट था। मेजरमेंट के लिए वो एलए यूज करते थे जैसे हम मीटर को यूज करते हैं। यहाँ पे उस एलए की लेंथ कम होते थे, यहाँ पे ज्यादा होते थे, यहाँ पे कम होते थे, वहां पे ज्यादा, ऐसे डिफरेंट उनके लेंथ का और वेट का मेजरमेंट होता था।
इन सभी को अबोलिश किया गया और ये सब किसने किया? पर्शिया ने किया। पर्शिया एक स्टेट है जो जर्मन की थी, जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेट होती थी, जिसने जर्मनी को यूनिफिकेशन में लाने के लिए प्रयास किया था। तो ये तो था बेटा हमारे पास फ्रांस के अंदर जो स्टार्टअप था वो। अब हम यहां से थोड़ा सा पॉइंट पे ये नेपोलियन बोनापार्ट से हम आगे चलते हैं। ये तो बहुत आगे का हो गया क्योंकि यहाँ पे डेट 1834 की है, बट यहाँ बीच में छोटा सा पॉइंट हमारे पास और आता है, वो आता है वियना कांग्रेस। ये वियना कांग्रेस क्या है? न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850। क्या होता है उसमें देखिए, हमने स्टडी की है कि 1799 में फ्रांस था वो नेपोलियन बोनापार्ट के कैप्चर में था। साथ में उसने जर्मनी के एरिया को अपने अधिकार मिले। दूसरी कंट्री थी, उनके सभी मैक्सिमम एरिया उसके कैप्चर में था। उसके बाद में 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट डिफीट हुआ। डिफीट करने के लिए जो युद्ध किए थे वो युद्ध था वाटरलू। ये वाटरलू के मैदान में नेपोलियन बोनापार्ट हार गया। इसके साथ जो अगेंस्ट पावर थी वो थी ब्रिटेन, रसिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। ये तो कंट्री आप इजीली जानते हैं, बट ये पर्शिया मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि आपके समझ नहीं आएगा, इसलिए जर्मनी ही लगाएंगे। जो जर्मनी कंट्री है उसका स्टेट हुआ करता था। इट्स ओके। इन सभी ने मिलकर के वाटरलू के मैदान में, वाटरलू के वार में नेपोलियन बोनापार्ट को डिफीट किया। बट इसके साथ ही आगे क्या होता है वो सुनिए। इस हार के बाद में 1815 में कांग्रेस वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया चांसलर ड्यूक मैटरनिक। ये ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया का जो चांसलर था उसने अगुवाई में, चांसलर का नाम क्या था? ड्यूक मैटरनिक। इन्होंने एक मीटिंग बुलाई जिसका नाम क्या दिया गया? वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस को बुलाने के बाद उसकी जो होस्टिंग की गई थी वो ऑस्ट्रेलिया में की थी और ड्यूक मैटरनिक ने की थी। ये ड्यूक मैटरनिक कंजर्वेटिव पार्टी से था। कंजर्वेटिव पार्टी इट मीन्स कोई स्पेशलाइज्ड पार्टी नहीं है, बट यहाँ पे हम पार्टी के बारे में स्टडी करेंगे, कंजर्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, हमने जब फ्रांस की रिवॉल्यूशन पढ़ा था उस टाइम हमने देखा था कि फ्रांस सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट कंजर्वेटिव, सेकेंड लिबरल और थर्ड हमने पढ़ा था रेडिकल। ओके, इन लोगों ने क्या किया? जब नेपोलियन बोनापार्ट आया था उस टाइम जो कंजर्वेटिव थे, कंजर्वेटिव इट मीन्स दोज पीपल हु डिड नॉट सपोर्ट द चेंजमेंट ऑफ द सोसाइटी, जो मोनार्की सिस्टम को इस चाह रहा था और उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं चाह रहा था, वो कंजर्वेटिव पार्टी का था। लिबरल, जो लिबरल अभी हमने स्टडी की वो लिबरल, और ये लिबरल हम सेम ही बताएंगे क्योंकि ये सोसाइटी का डिवीजन उस टाइम था। बाद में फ्रांस के अंदर इन्हीं लिबरल के लोगों ने
अपनी सोसाइटी में चेंज करने के लिए डिमांड शुरू कर दी थी। और रेडिकल जब हमारे पास आएगा तो उस टाइम तो केवल और केवल वार में ही अपने आप को पुरानी ट्रेडिशनल सिस्टम से नई सिस्टम में लेकर जाने के लिए प्रयास रहेगा। तो ये लिबरल थे, ये चाह रहे थे कि कंजर्वेटिव पार्टी की जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको धीरे धीरे हटाया जाए और नया सिस्टम सेट किया जाए। और रेडिकल चाहते थे, दे वांटेड टू चेंज देयर सोसाइटी। बेसिक रूल्स इट मीन्स जो मोनार्की सिस्टम है उसको बिल्कुल ही खत्म करना चाह रहा था। अब यहाँ पे जो कंजर्वेटिव हम सिस्टम को समझ रहे हैं, यहाँ पे ये न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815 में तो वाटरलू का वार हुआ। वाटरलू के बाद में वहां पे वियना कांग्रेस होस्टेड किए गए, जिसको जो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, और ऑस्ट्रेलिया का चांसलर ही उसका लीडर बना ड्यूक मेटरनिक। इन्होंने कंजर्वेटिव सिस्टम को ही सेट किया, क्योंकि जब यहां पे डेमोक्रेसी आई थी फ्रांस में, ये आई थी 1789 में। उस टाइम पे वहां पे बोर्बो डेंसिटी थी। ये बोर्बो डेंसिटी क्या थी? जो लुइस 16 था, इसको हटा करके डेमोक्रेसी सेट की थी। तो जो बोर्बो डेंसिटी थी, इसको दोबारा से 1815 में इसी को ही दोबारा से रूलिंग सिस्टम में लेके आना था, यानी कि बोर्बो वंश के लोगों को ही राजकाज सौंपना था। यही प्रयास उन्होंने 1815 में वियना कांग्रेस में किया गया। इट्स ओके। इसमें 39 जो स्टेट हमने पढ़ी थी, जो नेपोलियन बोनापार्ट ने बनाई थी, उसको ब्रोक डाउन किया गया, उसको काट करके दूसरी कंट्री के हैंड ओवर किया। कोई एरिया पोलैंड का, कोई रसिया का, इनके एरिया को छोटा, यानी कि महसूस किया कि भई ये अगर एक ही स्टेट रहेगा, एक के ही कैप्चर में रहेगा तो ये ज्यादा स्ट्रांग रहेगा और दूसरे लोगों को इससे फियर रहेगा, इसलिए इसको काट करके दूसरे एरिया में उन्होंने मर्ज कर दिया। अब यहां पे जो कंजर्वेटिव पार्टी के लोग थे, लिबरल लोग चुपचाप नहीं बैठने वाले थे, तो कंजर्वेटिव पार्टी के लोगों ने इन्होंने लिबरल लोगों की आवाज को बंद करने के लिए सेंसरशिप लगा दी। सेंसरशिप